क्वेश्चन नंबर 1.1 क्या कर रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू अ स्मॉल चार्जेस। क्या निकालना है अपने को, फोर्स निकालना है टू अ स्मॉल चार्जेस ए स्फीयर हैविंग द चार्जेस। फर्स्ट चार्जेस दे रखा है Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड सेकंड चार्ज दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो SI यूनिट में करना है तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करें, दिस इज 100 से डिवाइड किया 0.3 मीटर्स। अब लगा दे आप कूलम्स लॉ लगा दे। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, F इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आपको मैंने अगर वो पता हो तो पहले मैंने वैल्यू बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू सेकंड Q2 क्या है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और डिस्टेंस कितना है 0.3 मीटर। अब देखा होगा कि मैंने जो भी वैल्यू लिखा है सभी वैल्यू मैंने यूनिट के साथ लिखा है, सभी वैल्यू यूनिट के साथ लिखा है। तो उसका रीजंस क्या है, देखो ये है कूलम और नीचे क्या कूलम स्क्वायर, तो एक कूलम से कूलम गया, नीचे क्या है आपका मीटर, तो 1 मीटर से क्या आ गया आपका मीटर R, क्या है आपके नीचे फॉर्मूला खर R स्क्वायर होता है, तो ये 0.3 का दिस इज स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया। तो यूनिट आपने देख रहे हो कि क्या बच रहा है, न्यूटन बच रहा है। तो किसी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है कि सर आंसर लिखेंगे तो आंसर का यूनिट क्या होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी आप वैल्यू लिखें वो यूनिट के साथ लिख दें, तो यूनिट भी आपस में कैंसल आउट होके जो बच जाएगा दिस इज द फाइनल यूनिट ऑफ द आंसर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, कितना बचा ऊपर 9 इंटू 2 इंटू 3 और नीचे आपका 0.3 इंटू 0.3 इंटू अब क्या 10⁻7 और एक क्या है 9, तो 2 बचा मतलब 10⁻⁻5। इसको और भी सॉल्व करें 3 3 क्या हो जाएगा आपका 9 गया, यहाँ बच गया 6 और 2 डेसिमल और बच गया यहाँ। तो इसको सॉल्व करने मतलब नीचे क्या बच गया आपका 1/100 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻5 इंटू 10⁻2 हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करने का तरीका ये बता दिया कि कैसे आप इजी तरीके से सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें 1.2। अभी आप सिर्फ समझते रहें, इसके स्क्रीनशॉट वाले लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके आपके जो भी हो रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्डेड मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1.2 the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulombs। तो आपको फोर्स दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। तो देखो क्या रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ चार्ज। अब क्या हुआ है हम इस माइक्रोकूलम, अब बोलो सर कूलम तो फोर्स की यूनिट होती नहीं है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि फोर्स, तो मतलब ये क्या होगा आपका फोर्स नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमेशा सही से पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, मतलब ये क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, अनदर चार्जेस दे रखा है -0.8 माइक्रोकूलम और फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन।
अब माइक्रो कूलम है ना, तो इसको एसआई यूनिट में चेंज करना होगा, तो कूलम में चेंज करें, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड दिस इज माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और एक फोर्स दे दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, फोर्स में निकालना है। तो फॉर्मूला लगा लें, तो वही आप कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करें, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, फोर्स भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए। तो सबसे पहले फोर्स का यूज करके अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या है, 0.2, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 है आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे क्या है आपका R स्क्वायर। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, R स्क्वायर निकल जाएगा। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0.4 इंटू 0.8, ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, 10⁻⁻12 और ये है आपका 9, तो कितना हो जाएगा -3। अरे 9 भी यहाँ रहेगा, दिस इज 9, और 0.2 नीचे आ जाएगा, तो इससे गया, ये हो गया 0.2। तो R स्क्वायर कितना हो गया आपका, दिस इज 18 इंटू 8, और 2 डेसिमल नीचे आ जाएगा आपका, तो दिस इज 100, यानी 10⁻⁻1 R स्क्वायर, दिस इज मीटर। अब इसको सॉल्व कर लें, और तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.12 मीटर। ये आपका डिस्टेंस निकालना था। और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपका फोर्स निकालना था। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। बात एक ही है, सेकंड स्फीयर का फर्स्ट स्फीयर के कारण फोर्स वही लगेगा जो सेकंड फर्स्ट का सेकंड पे लगेगा, क्योंकि फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, तो फोर्स तो हो गया आपका 0.2 न्यूटन। हाँ, डायरेक्शन अलग होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सिंपली भी सेम। क्वेश्चन नंबर 1.3, चेक दैट द रेशियो, क्या कह रहा है, चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन g मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायमेंशनलेस। आपको बताना है कि ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। फर्स्ट तो ये हो गया। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस। टेबल में आप फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यू देखें और इसके रेशियो बताना है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो आप लोग बुक देख लें, बुक में जो टेबल है उस हिसाब से पहले तो चेक करते हैं डायमेंशन। इसके लिए आपको 11th का फिजिक्स आना चाहिए डायमेंशन है, क्योंकि सबकी यूनिट आनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज होती है यूनिट्स। अब देखो के जो है, के तो कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होता है 4πε0, तो इसकी एक कांस्टेंट है, और 1/4π कांस्टेंट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया। अब बाकी का यूनिट देखते हैं। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और एम ई एंड एम पी दोनों क्या है, मास है।
एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी यूनिट तो खैर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। अब क्या बच गया, ई बच गया। ई की यूनिट क्या होती है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। अब यहां से आप सारी यूनिट्स ऊपर रख दें कि अब ई की यूनिट क्या हो गया, कूलम, तो ऊपर हो गया आपका कूलम स्क्वायर। और ए हो गया आपका जी, जी की यूनिट हो गई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास हो गया किलोग्राम इंटू किलोग्राम। ठीक है, ये पूरा हो गया। और के क्या है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नीचे, 4 पाई की तो यूनिट होगी नहीं, तो किसकी यूनिट होगी आपकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सबको सॉल्व कर लें। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर सबको सॉल्व कर लें तो आपका यूनिट सब आपस में कैंसल आउट हो जाता है, किलोग्राम से किलोग्राम पूरा गया। फिर ये हो जाएगा आपका किलोग्राम के ई स्क्वायर। एक सेकंड, ये ऊपर है ना, के ऊपर है ना, तो इसकी यूनिट्स भी इधर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम से कूलम गया, मतलब यूनिट आया ही नहीं। दिस इज m0 l0 t0। तो ये प्रूफ हो गया आपका कि दिस इज द डायमेंशन लेस हो गया। अब टेबल में सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपको इसमें पुटअप करना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अब सब वैल्यू रख देते हैं, के ई स्क्वायर, जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो के की वैल्यू तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, 9 इंटू 10⁻9। और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। जी की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। और मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻27। बताएं इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है आंसर सभी का। सर 2.27 इंटू 10⁻39। सही निकाला, क्या निकाला, 27। 2.27 इंटू 10⁻39। जो सॉल्व करके अभी आंसर नहीं बता रहे हैं ना, उनसे घर पे भी नहीं होगा कि कैसे सॉल्व होता है, वैल्यू तो रख देंगे, आंसर किसी जिंदगी में नहीं निकलेगा उनसे, जो आंसर के इंतजार में रहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1.4 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ये ऑलरेडी लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, शायद फर्स्ट लेक्चर ही था, फर्स्ट चैप्टर का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वहां से आप डेफिनेशन लिख लें। फिर कह रहा है कि why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic यानी लार्ज स्केल चार्जेस। अब कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर क्यों करते हैं इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के केस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं। अब बताया था मैक्रो मतलब लार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं, और ऐसे भी क्वेश्चंस में दे दिया है कि इन केस ऑफ लार्ज बॉडी, है ना, लार्ज बॉडी के केस में। तो इन माइक्रोस्कोपिक या लार्ज स्केल बॉडी द चार्जेज यूज्ड आर ह्यूज एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होते हैं उसके कंपेरिजन में अपन ह्यूज चार्जेज यूज करते हैं। हेंस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ
no use on microscopic scale, therefore it is ignored, है ना, and it is considered that the electric charge is the continuous। ये मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, मतलब स्मॉल चार्ज के केस में है, ग्रेटर चार्ज के केस में, मतलब मैक्रोस्कोपिक के केस में नहीं यूज कर सकते क्योंकि वहां क्वांटाइजेशन होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1.5, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed on many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with a law of conservation of charges. This question is also carried during the lectures. तो आप प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स जाकर देख सकते हैं जहां मैंने आपको बताया था कि ग्लास रॉड इज रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ। तो पूरा का पूरा फेनोमेना आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा वही ना कि क्या है कि रबिंग प्रोड्यूसेस चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड but of opposite nature of on two bodies because charges are created in pairs. This phenomena of charging is called charging by frictions. The net charge on the system of two rubbed bodies is zero. This is because equal amount of opposite charges inhibited each other. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, opposite nature charges appear on both the bodies. This phenomena is in consistence with a law of conservation of energy. A similar phenomena is observed with many other pair of bodies। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दिया, वहां से भी जो मैंने बताया था एज इट इज पूरा का पूरा लिख देना एज इट इज, और लास्ट में लिख देना कि a similar phenomena is observed with many other pair of bodies। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1.6 देखो क्या दे रखा, अब पॉइंट चार्जेस क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम, क्यू डी -5 माइक्रोकूलम are located at the corner of square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। तो डायग्राम भी बना लेते हैं। दिस इज द स्क्वायर ABCD, दिस इज +2 -5 +2 एंड दिस इज -5, और लेंथ कितनी की है आपकी 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। दिस सेंटर बना लेते हैं स्क्वायर का, दिस जहां दोनों डायगोनली बाइसेक्ट करेगा, दिस इज। तो अपने को क्या निकालना है, 1 माइक्रोकूलम के कारण सेंटर पे कितने फोर्स है, फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया, तो इसके कारण अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले डायगोनल निकाल के बताएं, जरा मैथ वाले जो स्टूडेंट है वो बताएं डायगोनल क्या होगा, AC की लेंथ क्या होगी या BD की लेंथ क्या होगी, बताओ मैथ्स वाले। √2 होगी, अपन OD और OB लेंगे तो वो 5√2 हो जाएगी। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर 5√2 हो जाएगी अपन अगर BD का हाफ कर देंगे, और अगर फुल की बात करेंगे तो 10√2 होगा। सही है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, A10 है, A10 है तो अपना डायगोनल जो हो जाएगा AC या BD जो भी बोले 10√2 सेंटीमीटर, और अगर हाफ पे जाएंगे AO OC DO एंड OB, दिस इज 5√2
सेंटीमीटर। मैं बता देता हूँ बायो वालों के हिसाब से, ये है आपका 10, ये है आपका 10, तो हाइपोटेनस निकालेंगे 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दिस इज 200, यानी 100 इंटू 2, ये हो गया आपका 10√2। तो पूरा डायगोनल 10√2, तो हाफ क्या हो जाएगा आपका 5√2 हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, अब आप देख रहे हो कि अगर मैं बीडी की बात करूं, तो यहाँ भी बीडी की बात करूं तो ये क्या लग रहा है आपका -5 माइक्रोकुलम, और यहाँ भी -5 माइक्रोकुलम से, और सेंटर से दोनों की डिस्टेंस सेम है, ये भी आपका 5√2 है और ये भी 5√2 है, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, 4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो 4πε0 तो सेम होगा, चाहे आप ओडी के लिए निकालें या आप ओबी के लिए निकालें, दोनों के लिए तो कांस्टेंट सेम ही होगा। ये डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्टेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, दिस इज सेम। और यहाँ देखो O से D, OD, Q1 1 माइक्रोकुलम है और Q2 5 है, लेकिन OB में भी देख रहे हैं तो वही चीज है, Q1 1 माइक्रोकुलम है और Q2 है -5, मतलब दोनों के इसमें चार्ज भी सेम है, तो क्या होगा, दोनों क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर आप ओडी के लिए फोर्स निकालोगे, ओडी के लिए फोर्स निकालोगे, और फिर आप फोर्स अगर ओबी के लिए निकालोगे, तो दोनों का फोर्स सेम आएगा, दोनों का फोर्स मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो दोनों में 4πε0 की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है, दोनों के लिए आपको चार्ज भी सेम है, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शंस, क्योंकि ए प्लस वाला ए इसको इधर रिपेल करेगा और ए इसको इधर रिपेल करेगा। एज इट इज अगर मैं ओ ए की बात करूं और ओ सी की बात करूं, तो यहाँ भी देख रहे हैं +2 है, यहाँ भी +2 है, डिस्टेंस सेम है, 1/4πε0 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ भी चार्ज क्या करेगा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का आएगा बट अपोजिट डायरेक्शन का आएगा। मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, चार्जेज एट सेंटर इज 0, है ना, एट सेंटर O इज 0, मतलब नेट फोर्स शुड बी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1.7, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक field line is continuous curve, that is a field cannot have sudden break, why not? कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंटिन्यूअस कर्व होता है, एंड दैट इज फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, फील्ड सडनली ब्रेक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। फिर इसी का सेकंड पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट्स। अगर याद हो तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल लगभग 10 से 12 पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लिखाया था। उस 10-12 पॉइंट में ए पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वहां मैंने बताया भी था कि अच्छे से पढ़ लेना, सारे पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये भी आपके फर्स्ट लेक्चर्स में ही मिल जाएंगे आपके, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। फिर भी मैं एक बार और इसके आंसर रिपीट कर देता हूँ, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व बिकॉज charge experience a continuous force when traced in an electrostatic field. The field line cannot have sudden break because the charge moves continuously and does not jump from one point to another point. ठीक है, चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, कंटिन्यूअस लगते रहता है, ऐसा नहीं कि लगा कुछ सेकंड के बाद फिर दूसरा लगा, कुछ सेकंड नहीं, कंटिन्यूअस लगते रहता है, कंटिन्यूअस लगते रहता है, कंटिन्यूअस लगते रहता है, तो इस कारण से बीच में ब्रेक नहीं हो सकते हैं। और सेकंड पार्ट था, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर याद हो तो मैंने ये चीज बताया था, प्लस माइनस, एक बार कॉपी आप लोग देखना, ये चार्ज का फ्लो हुआ। अगर मैं दो लाइन, अगर कह रहा है कि अगर 2 लाइन फील्ड, मान ले कि 2 फील्ड लाइन ऑफ फोर्स है, तो 2 लाइन फील्ड हो तो कहीं ना कहीं दोनों लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस करेगा,
अब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, आपका दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा, दिस दो टेंजेंट ड्रा हो जाएगा। तो एक ही कर्व का दो दो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, दो डायरेक्शन ड्रा हो गया। दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन ड्रा होगा। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू वन लाइन ऑफ फोर्स हैव मोर देन वन डायरेक्शन। पॉसिबल ही नहीं है कि एक कर्व जो लाइन ऑफ फोर्स है उसके एक से अधिक डायरेक्शन हो सकते हैं। वहां रीजन दिया हुआ है, आप देख लेना। If two field lines cross each other at a point, then electric field intensity will show two direction at that point because of the two tangents. This is not possible, hence two field lines never cross each other. यहाँ भी मैंने बता दिया ऑलरेडी, वहां भी आपको लिखा हुआ है कॉपी में। 1.8 देखें, 2 पॉइंट चार्ज QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। वैक्यूम की बात कर रहे हैं। What is the electric field at the midpoint of line AB joining the two charges? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यहाँ चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और दिस इज -3 माइक्रोकूलम्स। तो मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो टोटल 20 है, तो मालूम है हाफ क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसकी आप कन्वर्शंस कर लेना, 0.2 मीटर हो जाएगा। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट O। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, 3 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना पड़ेगा, याद रखना। और 4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9 × 10⁻9। और डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 0.1 का स्क्वायर, 0.2। तो ये क्या निकालने, +3 माइक्रोकूलम के कारण, तो इसको मैंने E1 लिख दिया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम के कारण। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, इसके कारण निकाल दिया। अगर याद हो फॉर्मूला, अगर याद नहीं आ रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 × R²। ये ख्याल रखना। अब E2 की बात कर रहे हैं, तो -3 के कारण निकालते हैं, -3 × 10⁻⁻6, 9 × 10⁻9, और डिस्टेंस तो कर वही होगा 0.1 का स्क्वायर। तो ये दोनों को सॉल्व कर लें, तो आप ये दोनों को सॉल्व कर ले, E1 E2 आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 + E2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज तो आपको मालूम है 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम्स चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज 1.10 पॉइंट। व्हाट इज द फोर्स, और जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला, ये वैल्यू यहाँ रख दें, तो इससे आपको फोर्स भी आ जाएगा। ये दो चीज था, आपका फोर्स भी आ गया और